नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं जन्म कब हुआ। 15 नवंबर 1874, 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1876, 15 नवंबर 1877। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। ठीक है, खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। ठीक है, लिखा हुआ नोट में, भगवान बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए, प्रश्न पूछ लिया था, जो प्रश्न पूछा है उसी को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? उलिहातू, भोगनाडी, बसिया या कोयनी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? कर्मा मुंडा, विष्णु मुंडा, सुगना मुंडा या सभी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ठीक है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 30 जून 1900, 19 जून 1900, 29 जून 1900, 9 जून 1900। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? खूंटी, पलामू, रांची या लोहरदगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। राइट आंसर खूंटी होगा। ठीक है, उलगुलान का अर्थ क्या है? देखिए, अभी आपको हमने बताया था, उलगुलान यानी जो बिरसा मुंडा विद्रोह था उसको उलगुलान विद्रोह भी हम लोग कहते थे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उलगुलान आंदोलन भी है। तो उलगुलान का अर्थ क्या है? विद्रोह, महान हलचल, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो उलगुलान मतलब विद्रोह भी होता है, महान विद्रोह भी होता है, महान हलचल भी होता है, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? याद रखिएगा, उलगुलान शब्द लग गया तो वो बिरसा मुंडा का है शब्द। ठीक है, बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कोई नहीं। ठीक है, तो मुंडा उलगुलान भी जो है बिरसा आंदोलन को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, बिरसा आंदोलन में एक महिला भी थी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, और वह महिला जो थी गया मुंडा की पत्नी थी। ठीक है, गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? सोमरी मुंडा, मनकी मुंडा, बोधनी मुंडा या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गया मुंडा थी उनकी पत्नी का नाम था मनकी मुंडा। ठीक है, कौन था? मनकी मुंडा, और वो यहाँ बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत था, अभी आपको बताए थे, बिरसा आंदोलन का एक गीत भी दिए थे बिरसा ने, चलो अपना घर, हे सिंह बोगा, कटोंग बाबा कटोंग हम सभी। तो बिरसा मुंडा आंदोलन का गीत था कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, क्या था? कटोंग बाबा कटोंग। बहुत बारी प्रश्न आया है, याद रखिएगा, बिरसा आंदोलन का गीत। ठीक है, चलिए अगला, अबुआ राज एट्टे जाना, महारानी राज टुंडू जाना
का ऐलान इसमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था। ठीक है, ये क्या है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन का नारा है। ये क्या है, जो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था या उलगुलान विद्रोह हुआ था या मुंडा उलगुलान कह लीजिए, उसका ये क्या था, नारा था। हाँ, हम लोग थ्योरी में देखे अभी, नारा था। अब ये नारा जो जुड़ा हुआ था वो बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बिरसा आंदोलन, खरवार आंदोलन, हो आंदोलन, साफोड़ आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिरसा आंदोलन। ठीक है, अब हुआ राज एते जाना, महारानी राज टुंडू का ऐलान किसने किया था, बिरसा मुंडा ने किया था, इसलिए इसको बिरसा आंदोलन के से जुड़ा हुआ है। अब रही बात कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि अपना शासन आना और रानी का शासन जाना। ठीक है, चलिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था। देखिए, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला बार छोड़ दिया गया था और दूसरा बार इनको जो खुट्टी जेल में लाया गया रांची में, जो डोरंडा में है, वहाँ पर इनकी फिर हैजे के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 2 बार इसमें राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा को सबसे पहले किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, रीड ने, रफसेज ने, मेयर्स ने, काफिर ने। ठीक है ना, तो बिरसा मुंडा को सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी गिरफ्तार किया गया था वो था आपका मेयर्स। कौन था आपका, मेयर्स था। ठीक है, बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था। बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था, डोरंडा, खुट्टी, हजारीबाग या गुमला। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था, तो ये जेल डोरंडा था। ठीक है, क्या था उसमें, डोरंडा, रांची में अभी पड़ता है, तो डोरंडा जेल था। ठीक है, किस समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। उस समय जो बिरसा मुंडा आंदोलन चल रहा था उसमें कौन सा समाचार पत्र था जिसमें बिरसा आंदोलन का समाचार प्रकाशित किया जाता था। हिंदू समाचार पत्र, बंगाली, हितवादी, कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी। बिरसा आंदोलन हो रहा था, उसमें कौन सा स्थान ऐसा था जिस समय अंग्रेज सैनिकों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी। ठीक है, राजमहल पहाड़ी पर, डोम्बारी पहाड़ी पर, शारदा जंगल में, कोई नहीं। ठीक है, तो डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजों के द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी, जो कि खुट्टी जिला में है। ठीक है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था। बताइए कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए ये पकड़ा नहीं रहे थे, गुरिल्ला युद्ध जैसा चला रहे थे, लुक लुक करके, जंगलों से छिप छिप करके। तो इनको पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने एक इनाम को घोषणा किया था। वो कितना इनाम घोषित किया था, 10,000, 5,000, 1,000, 500। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये का इनाम घोषित किया था और इसी में बिरसा मुंडा को पकड़वाया गया था। ठीक है, कैसे पकड़वाया गया था, तो किसी परिचित आदमी के द्वारा 500 रुपये के कारण वह जलकोपाई जंगल चक्रधरपुर में सोए हुए थे और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो उनको बताया जाता है कि बिरसा मुंडा जो है जलकोपाई जंगल में जो चक्रधरपुर में पड़ता है वहाँ सो रहे हैं और उन्हीं के मुखाबरी पर जो है यहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किसके द्वारा खबर पाकर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलिए उस आदमी का नाम भी आपको बता देते हैं कि वे कौन थे जिनको बिरसा मुंडा को खबर दिया था और उसके बाद वो पकड़े गए थे। ठीक है, जगमोहन सिंह, सोना मुंडा, वीर सिंह माहली, बाबा भगत। ठीक है, राइट आंसर है वीर सिंह माहली। ठीक है, वीर सिंह माहली की मुखाबरी पर यहाँ पर किया गया था। वीर सिंह माहली जो थे बिरसा मुंडा के बहुत ही करीबी थे। ठीक है, उन्होंने ही 500 रुपये के लिए अंग्रेजों को यहाँ पर बताया था कि बिरसा मुंडा भी जलकोपाई जंगल के चक्रधरपुर में सोए हुए हैं और वहीं पर अभी हैं और इसी के मुखाबरी पर अंग्रेज गए और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, और जब गिरफ्तार करके ला रहे थे तो उनका एक झलक पाने के, क्योंकि सभी को जानते थे कि अंग्रेज अधिकारी ने इनको पकड़ लिया है तो अब ये कभी आएंगे नहीं। ठीक ना, इसलिए सभी को उनका दर्शन पाने के लिए पूरे भीड़ लगाए हुए थे, लेकिन इनको वहाँ से जो है छिपा करके अंग्रेजों ने निकाल लिया। ठीक है, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया। ठीक है, किस तिथि को गिरफ्तार किया, वीर सिंह माहली की मुखबरी पर। ठीक है,
24 अगस्त 1900, 3 मार्च 1900, 9 जून 1900, 7 अगस्त 1900। ठीक है, तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, देखिए 3 मार्च 1900 इसका राइट आंसर है। एक आध जगह देखिए कहीं आपको जो है थ्योरी क्लासेज में फरवरी लिखा गया, ठीक ना, उसको आप लोग हटा लीजिएगा। ठीक है, हटा लीजिएगा। 3 मार्च 1900 राइट आंसर इसका है। ठीक है, भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1914, 1920, 1931, 1905। तो टाना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1913-14 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन का शुरुआत हुआ था। यहाँ पर 14 है तो 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1913-14 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव के जतरा उरांव या भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका माझी, जतरा भगत। ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो आपका जतरा भगत थे। कहीं कहीं जतरा उरांव भी देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, जतरा भगत भी होगा, उरांव भी हो सकता है, जतरा नाम जरूर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है। टाना भगत आंदोलन मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित था? मुंडा, संथाल, उरांव या हो। ठीक है, उरांव भगत लोग होते हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति से संबंधित था ये। टाना भगत ने किस राष्ट्रीय नेता के सिद्धांत को अपनाया? टाना भगत ने किस राष्ट्रीय नेता के सिद्धांत को अपनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या कोई नहीं। ठीक है, टाना भक्तों ने किस राष्ट्रीय नेता के सिद्धांत को अपनाया? तो टाना भक्तों ने महात्मा गांधी के राष्ट्रीय सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? टाना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलग राज्य की मांग, सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा ब्रिटिश शासन का विरोध, केवल वन अधिकारों की रक्षा, जमींदारों का समर्थन करना। जमींदारों का समर्थन करना टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। वन अधिकारों की केवल रक्षा करना ये टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। अलग राज्य की मांग करना ये टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक और धार्मिक सुधार तथा ब्रिटिश शासन का वे विरोध कर रहे थे। ठीक है, टाना भगत किसका सेवन नहीं करते थे? शराब और मांस का, हरी साग सब्जी का, हरे दाल का, शराब एवं मांस का। किसका सेवन नहीं करते थे? ठीक है, तो शराब और मांस का सेवन नहीं करते थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा और इसे दूसरा में ए भी हो जाएगा। 1921 के असहयोग आंदोलन में किस आदिवासी समुदाय ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? 1921 जो असहयोग आंदोलन हुआ था, कौन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? उरांव, मुंडा हो या तो टाना भगत जो कि उरांव थे, उरांव लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, टाना भगत किस प्रकार का कपड़ा पहनना स्वीकार किया था? टाना भगतों ने किस प्रकार का कपड़ा पहनना स्वीकार किया था? रंगीन कपड़ा, काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, कोई नहीं। ठीक है, तो टाना भगत गांधी जी से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने सफ़ेद कपड़ा पहनना स्वीकार किया था। बहुत बारी प्रश्न आया है, सब JCRT में ही मिलेगा। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देख के जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बेमस चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब या जॉर्ज वुड। ठीक है, तो देखिए एक ट्रिक होता है बैंड बजाओ। ठीक है, बैंड बजाओ, तो बैंड बजाओ सी से हो गया बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बैंड बजाओ। अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम आपको जब भी याद करने का आएगा तो आप बैंड बजाओ का नाम याद रखिएगा। ठीक है, बैंड बजाओ का नाम आप यहाँ से याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपको सारा चीज़ जो है बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बैंड बजाओ से क्या होगा आप सभी को यहाँ पर देख लेंगे। तो बैंड बजाओ में आपका हो जाएगा यहाँ पे बैंड बजाओ में ब से हो जाएगा, देखिए बेमोस चंद्र बनर्जी, और ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, बेमस चंद्र बनर्जी और एक कौन हो जाएंगे? प्रथम अध्यक्ष थे। ड से दादा भाई नौरोजी, ये दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ब से बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तीसरा अध्यक्ष। और जा से जॉर्ज वुड, ये चौथे अध्यक्ष थे। और वे से विलियम वुडन, ये पाँचवें अध्यक्ष थे। याद रख लीजिएगा, 1 से 5 तक का ये क्रम है। यहाँ से एक प्रश्न आपके रहेंगे, नीचे लिखा हुआ भी है, नोट्स भी आपको बनाया हुआ है। तो देखिए इसी तरह से आपका हर नोट्स ट्रिकी, शॉर्टकट, बहुत अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को कवर अप करने का प्रयास किया है। तो आप सभी यहाँ से अवश्य जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले नोट्स पढ़ करके ही इसका PDF जाए, जिससे कि आपको कम पढ़ के ज़्यादा अंक यहाँ से उठे। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, श्रीमती इंदिरा गांधी या कोई नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली अगर कोई महिला अध्यक्ष थी तो वो समझिए आपका एनी बेसेंट थी। ठीक है, देखिए एनी बेसेंट के बारे में हमने लिख दिया था। एनी बेसेंट को 1917 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष को चुना गया। ठीक है, एनी बेसेंट को कब? 1917 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
1924 ईस्वी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1924 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी और जॉर्ज यूल। ठीक है, तो इसमें नाम आता है, देखिए बेलगांव अधिवेशन जो जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था और वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, बेलगांव अधिवेशन हर बार पूछा जाता है, इसलिए हमने बेलगांव अधिवेशन से सारे नोट्स यहाँ पर कवर अप भी कर दिए हैं आपको बीच में। और इसका तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर देखिएगा तो और भी अच्छे तरह से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1924 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 39वां अधिवेशन था। याद रखिएगा, 1924 ईस्वी में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था वो 39वां अधिवेशन था। ठीक है, और बेलगांव अधिवेशन यह एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष इसमें महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा, किस अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे? तो याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है, वो है बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी और 39वां अधिवेशन। ठीक है, और यह कहाँ पर? तो कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। तीनों को याद रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न छपा हुआ रहेगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था? ये भी प्रश्न हर बार पूछ रहा है अभी जेटेट में और अन्य राज्यों में, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन ऐसा था जो रामगढ़ में हुआ था? 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपका 53वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स में आप नोट्स यहाँ पर देख लेंगे जिससे आपको बन जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को झारखंड राज्य के रामगढ़ जिला में हुआ था। ठीक है, 53वां अधिवेशन था जो झारखंड राज्य में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ जिला में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। याद रखिएगा, जो रामगढ़ अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी इस अधिवेशन में क्या किए थे? भाग लिए थे और रामगढ़ से रांची तक कार द्वारा यात्रा किए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लिए थे। किस अधिवेशन में? रामगढ़ अधिवेशन में। रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और यात्रा किया था। ठीक है, इस अधिवेशन में अंग्रेजों में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी। इसी अधिवेशन में अंग्रेजों में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ था रामगढ़ अधिवेशन में। याद रखिएगा, सारी चीज़ें ये जो है आपको हमने यहाँ पर एक प्रश्न के मार्फत से आपको सारा चीज़ नोट्स का यहाँ पर ट्रिकी बना के दे दिया है, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन से किसी भी तरह का आपका प्रश्न अगर एग्जाम में आता हो तो आपका यहाँ से छूटेगा ही नहीं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण है? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण है? आपको याद होगा 3 चरण है। तीनों चरण का नाम याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है आप सभी के लिए। प्रथम चरण जो होता है वो 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक को माना जाता है, जिसको उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय चरण जो है 1905 से 1919 ईस्वी को जाना जाता है, जिसको उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तृतीय चरण 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी को, जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उदारवादी नेताओं में प्रमुख कौन थे? उदारवादी नेता थे उसमें प्रमुख कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, यह सभी। तो ये सभी जो थे आपके उदारवादी नेता थे, सभी का नाम उदारवादी में ही आता है। ठीक है, चलिए अगला है, उग्रवादी युग या गर्म दल के नेता कौन थे? याद रखिएगा, उग्रवादी युग या गर्म दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या सभी। ठीक है, तो उग्रवादी युग या गर्म दल के नेता इसमें से सभी थे। ठीक है, और इसका एक ट्रिक भी है, याद रख लीजिएगा, जो गर्म दल के नेता में आते हैं उनका नाम है लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये सभी गर्म दल के नेता थे। ठीक है, चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? 101 बार परीक्षा पूछा हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, यह सभी। ठीक है, तो ये तिलक का कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? प्रश्न बहुत पड़ा है कि गणपति उत्सव है या शिवाजी उत्सव है, इसका शुभारंभ किसने किया? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, या सभी। ठीक है, तो गणपति उत्सव या जो आपका शिवाजी उत्सव है उसका शुभारंभ जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया है। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1908 ईस्वी? ठीक है, बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, बंग भंग के नाम से किसको जाना जाता है? बंग भंग के नाम से किसको जाना जाता है? लाहौर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, बंगाल विभाजन या पाकिस्तान विभाजन? ठीक है, तो बंग भंग के नाम से बंगाल विभाजन को जाना जाता है। ठीक है, बंग भंग के नाम से बंगाल विभाजन को जाना जाता है।
बंगाल विभाजन आंदोलन को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस विभाजन के विरोध में वंदे मातरम गीत गाया गया। ठीक है, इस विभाजन के विरोध में, बंग भंग के विरोध में कौन सा गीत गाया गया ये भी पूछता है, तो वंदे मातरम गीत गाया गया था, याद रखिएगा। अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? बहुत देखिए प्रश्न बीच बीच से आपको, जैसे आरटी किताब में बहुत सारा प्रश्न है जिसको आप देख लीजिएगा तो ये सब प्रश्न आपको मिलेगा ही प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, मिलेगा ही नहीं। तो अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या कोई नहीं। ठीक है, तो अमार सोनार बांग्ला जो है ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बन गया, और इस गीत को बांग्लादेश ने 1972 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या सभी। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने कहा? स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने कहा? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सेनु या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन को तो महात्मा गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज की एक आत्मा के रूप में कहा है। ये भी पूछा गया था प्रश्न। सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए कौन सी नीति अपनाई? जो अंग्रेज सरकार थी उसने हिंदू मुस्लिम एकता को देखा कि जब मजबूत हो रहा है तो उसको तोड़ने के लिए कौन सी नीति अपनाई? फुटकर नीति, फुट डालो और शासन करो, शासन नीति या कोई नहीं। ठीक है, तो सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए फुट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। ठीक है, चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश में है। आगा खां को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम किसको जाना जाता है? 1906 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1908 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को। ठीक है, तो 1909 ईस्वी को मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसको भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया? किस अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया? 1916 ईस्वी का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 भागों में हो गया था, और 1916 ईस्वी के कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का फिर से पुनर्मिलन हो गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एक बार फिर से पुनर्मिलन हो गया, जबकि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 खेमों में बट गया था। तो याद रखना है क्या चीज़ पे मुख्य रूप से, कि 1907 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस 2 खेमों बटा था? तो 1907 ईस्वी में, और किस में फिर से एक हो गया? तो 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बटा और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक हो गया। ठीक, बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1905 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1913 ईस्वी। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन किया जा रहा था उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पे जो है अहिंसा न बढ़े, तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या कोई नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत MBBI है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो उस समय वायसराय कौन थे? ठीक है, बंगाल विभाजन जब रद्द हो गया तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग या कोई नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय तो बंगाल का विभाजन हो गया, और बंगाल का विभाजन जब रद्द हो गया उसमें कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता इसमें से कौन थे? ठीक है, गरम दल के नेता, मुख्य नेता कौन थे? देखिए गरम दल के मुख्य नेता कौन थे? यहाँ पे देखिए इससे मुख्य नेता सभी हैं गरम दल के। ठीक है, लाल बाल पाल कहते हैं हम लोग, लेकिन मुख्य नेता की अगर बात कभी पूछता है गरम दल के नेता के मुख्य नेता, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। ठीक है, नरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के नेता मुख्य नेता कौन थे? नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण कौन है? ये 1919 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जिसको हम लोग गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 8 मार्च 1919 ईस्वी, 6 जनवरी 1905 ईस्वी, 5 फरवरी 1928 ईस्वी, कोई नहीं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपका
19 ईस्वी, 8 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है, रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि प्रश्न यहाँ से आता है, इसलिए इसका डीपली भी देखेंगे हम लोग। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। अब बताइए कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, याद रखिएगा तिथि को। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। पूछता है कि काला कानून किसको कहा जाता है, वो नाम है रॉलेट एक्ट का। किसी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया, अंधा कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस लौटा दी, नाइटहुड की वो उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी, नाइटहुड, केसर, सर या कोई नहीं है। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, याद रखिएगा, नाइटहुड। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 15 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1905 या कोई नहीं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, लखनऊ में, अमृतसर में, मेरठ में या कहीं नहीं। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसका भी हम लोग डिटेल्स देख लेंगे जिससे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत में पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल डायर, जनरल मिंटो, जनरल आर्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, तर निकासी का सिद्धांत किसने अपनाया था, अंग्रेज ने, प्रारंभिक आक्रमणकारी ने, मुगलों ने या सभी ने। ठीक है, तो धन का जो निरंतर निकासी हुआ था उसका सिद्धांत जो है यहाँ पे अंग्रेज के द्वारा निभाया गया था। ठीक है, तो अंग्रेज ने निभाया था। इसका डिटेल्स देखिए, इसके नीचे हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ था। इस टॉपिक में हर प्रश्न इसी तरह से बना हुआ है, हर प्रश्न के नीचे आपको डिटेल्स कर दिया गया है, यानी आप कहिएगा तो इसमें वस्तुनिष्ठ भी है और थ्योरी, दोनों चीज़ मिले हुए हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में अंतर हो गया था। क्या हुआ था, जो प्रारंभिक आक्रमणकारी थे वे शोषण नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश आए वो उन्होंने क्या किया, शोषण किया। यानी अंग्रेज के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचना में परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। सभी नीतियाँ एवं कार्यक्रम उपनिवेश के अनुरूप बनने लगा था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, उपनिवेशवाद, अंग्रेजों के द्वारा पनपा हुआ एक विद्रोह था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का गिरावट क्यों हुआ। भारत में जो पहले की सदियों से जो हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई चीज़ें की जो उद्योग थी उसमें गिरावट होने लगा, वो क्यों होने लगा था। ठीक है, पहला ऑप्शन है अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में जाना, दूसरा है सस्ता माल अंग्रेज के द्वारा भारतीय बाजार में बेचा जाना, भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन होना या सभी। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि जो भारत में परंपरागत हस्तशिल्प जो बनते थे वो क्या थे बताइए, महंगे थे, हाथ से बनाने में महंगा पड़ता था, लेकिन अंग्रेज लोग मशीनों का प्रयोग करके आधुनिकीकरण के तहत उसको बनाने में सस्ता पड़ता था। वो क्या किए कि अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में क्या किए, भारतीय बाजार में अंग्रेजी माल को लाया जाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तब जब भारतीय बाजार में अंग्रेजी माल आने लगा तो अंग्रेजी माल सस्ता था, देखिए सस्ता माल था अंग्रेजी माल, इसलिए क्या हुआ, फिर भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। तो ये सभी इसका आंसर था। ठीक है, भारत में परंपरागत हस्तशिल्प का जो गिरावट हो गया, ये सभी इसके ऑप्शन सही है, यानी राइट आंसर इसमें क्या है, डी है। ठीक है, चलिए अगला है, तो देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन का जो है डिटेल्स कर दिए हैं हम। भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास होने का कारण अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में भरा जाना था। भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका, जिस कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया था। ठीक है, इसी कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश आदिवासी और जनजाति कहाँ रहते थे। भारत के जो अधिकांश आदिवासी और जनजाति लोग जो थे उनका आवास कहाँ था, जंगल और पहाड़ी इलाका, मिट्टी के घर, पक्का के घर, सभी। ठीक है, पक्का के घर तो पहले था नहीं, मिट्टी के घर भी नहीं था, तो इनका आवास जो होता था जंगली और पहाड़ी इलाकों में यहाँ पे बना करके छोटे छोटे जो झाड़नुमा होते थे उसमें लोग रहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी और जनजाति के बारे में सही कथन क्या है, इसमें देखना है कि कौन कौन कथन आदिवासियों के बारे में सही है। ठीक है, वे जंगल में रहते थे, ये तो क्लियर है कि आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे।
जंगल में उपजे फल और कंदमूल पर आश्रित हैं। तो पहले के आदिवासी, जिस समय की बात हो रही है उपनिवेशवाद का, उस समय जंगल में उपजे फल और कंदमूल पर ही आश्रित रहते थे और पशुपालन करते थे। पशुपालन से वे अपने जीविकोपार्जन करते थे। पशुपालन, डी यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे? आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे आपको बताना है। झूम की खेती, अस्थाई खेती, हल खेती या सभी। ठीक है, आदिवासी लोग किस तरह की खेती करते थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे आदिवासी लोग थे, ठीक है, जो हमारे आदिवासी लोग थे वो किस तरह की खेती करते थे? तो आदिवासी लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करते थे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर आए तो इस एरिया में क्या किए, तो यहाँ के पेड़ पौधों को साफ करके यहाँ पर इस वर्ष खेती किए। उसके बाद फिर इस जगह को छोड़ करके इस जगह एरिया में गए, यहाँ भी पेड़ पौधा को साफ करके यहाँ पर खेती किए। अगला साल तीसरे जगह पर यहाँ भी किए। अब क्या होता था कि एक बार खेती करने के बाद यहाँ का ज़मीन क्या हो जाता था, बंजर हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाता है, छोड़ के दूसरे जगह चले गए। अब 3-4 साल तक दूसरे जगह फिर बैक से होकर के यहाँ पर आते थे, यहाँ की भूमि उपजाऊ हो जाती थी, फिर यहाँ भी करते थे। तो इस तरह से घूम घूम कर खेती करते थे। तो इसको हम लोग घुमंतु खेती या झूम की खेती कहते हैं। ठीक है, तो आदिवासी लोग झूम की खेती करते थे। झूम की खेती यहाँ पर ए हो गया, यही राइट आंसर हो गया। अस्थाई खेती नहीं करते थे, हल नहीं होता था, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी झूम की खेती करते थे। क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको नोट्स में हमने बता दिया है। आदिवासी लोग खेती के लिए वे जंगली भूमि को साफ कर ज्वार, बाजरा, धान, मक्का तथा कई प्रकार की दालें उगाते थे। फसल हो जाने के बाद वे भूमि को कई वर्ष तक खाली छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। भूमि की उर्वरता पुनः उत्पन्न हो जाने पर वे वापस आकर फिर से उस फसल उगाने का उसी जगह पर करते थे। इस प्रकार वे झूम की खेती करते थे। घूम घूम कर जो खेती किया जाता है वो झूम की खेती था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुसुम एवं पलाश के फूल से आदिवासी लोग क्या बनाते थे? पहले जो आदिवासी लोग थे वो कुसुम के फूल या जो पलाश का फूल होता था उससे क्या करते थे? रंग बनाते थे, चित्र बनाते थे, आकृति बनाते थे, कोई नहीं। तो कुसुम एवं पलाश के फूल से आदिवासी लोग जो थे वो रंग बनाते थे। क्या करते थे? रंग बनाते थे। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है वो रंग क्या करते थे। तो आदिवासी लोग कुसुम तथा पलाश के फूल को बुनकरों, जो कपड़ा बुनते थे उनको, और चमड़ा के जो कारीगर थे उनको बीच ये बेचने का काम करते थे। ठीक है, कुसुम और पलाश का फूल, वे उसका उपयोग क्या करते थे, जिसका वे लोग इसका उपयोग रंग बनाकर रंगने में करते थे। ठीक है, बुनकर यानी जो कपड़ा बुन रहे हो विभिन्न प्रकार के रंग बना के होते थे, और जो जूता बना रहे हो वो भी रंग बना के इसका उपयोग करते थे। तो ये होता था। ठीक है, आदिवासी लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? आदिवासियों के समाज में जो बाहरी लोग आकर के रहते थे उसको आदिवासी लोग क्या कहते थे? दिकू, झूम, घुमंतु या कोई नहीं। ठीक है, तो आदिवासी लोग बाहरी लोगों को दिकू क्या करते थे? क्या कहते थे? दिकू कहा करते थे। किसको? आदिवासी लोग। ठीक है, तो बाहरी लोगों को आदिवासी लोग क्या कहते थे? दिकू कहते थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाहरी लोग कहने का मतलब यहाँ पर बाहरी लोग को आदिवासी लोग दिकू कहते थे और आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों को दिकू कहा जाता था। ठीक है, आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या समझते थे? आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या समझते थे? नेता, मित्र, संतान या कोई नहीं। ठीक है, तो आदिवासी लोग अपने को जंगल का क्या मानते थे? संतान मानते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते थे? आदिवासी लोग अपने जंगल को उजड़ने नहीं देना चाहते थे और उनको बचाते थे, और अंग्रेज लोग क्या करते थे? उसको उजाड़ना चाहते थे। इसी बीच कई प्रकार के आंदोलन जो है यहाँ जनजातियों के द्वारा किया गया, जो कि भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। और सभी जनजातीय आंदोलन को एक कवर हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में करेंगे और यहाँ पर भी कुछ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही इसका मुख्य प्रश्न बनता है ना। चलिए, आदिवासी लोग अपने को जंगल का संतान मानते थे। ठीक है, देखिए अब क्या होता था कि यहाँ पे संतान मानते थे जंगल को वे लोग, और अंग्रेज लोग क्या करते थे? जंगल को कबाड़ना चाहते थे। इस बीच क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि सरकार ने वन विभाग बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ? तो आदिवासियों के जो वन थे उसको उजाड़ा जा रहा था, उसके लिए क्या किया गया? तो सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया? एक वन विभाग बनाया 1864 ईस्वी में, और वन अधिनियम एक पारित कर दिया। तो ये वन अधिनियम कब पारित किया गया? 1863, 1864, 1865 या 1866। ठीक है, तो ये वन अधिनियम जो पारित किया गया 1865 ईस्वी में पारित किया गया। क्लियर, 1865 ईस्वी में पारित किया गया। चलिए अब देखिए, इसके बाद अब विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, विद्रोह यहाँ कोल विद्रोह से शुरू है ना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा, तो विभिन्न प्रकार के विद्रोह भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। ठीक है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन था? बताना। झारखंड का सबसे पहला सुसंगठित मतलब एक तरीका से जो प्रहार किया गया अंग्रेजों पर,
वो जनजातीय आंदोलन कौन था? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह या सभी, ठीक है। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन जो था वो कोल विद्रोह था, याद रखिएगा कोल विद्रोह था, ठीक है। चलिए, कोल विद्रोह के बारे में हमने यहाँ पे छोटा सा नोट्स आपको दे दिया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे कोल विद्रोह में क्या था? मुंडा, हो, उरांव, भूइयाँ आदि जनजाति शामिल हुए थे। पूछ देता है कि कोल विद्रोह में कौन सा जनजाति शामिल हुए थे? मुंडा, हो, उरांव और भूइयाँ शामिल हुए थे, याद रख लीजिएगा, प्रश्न आता है, ठीक है। कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ था? रांची, सिवभूम और पलामू, ठीक है, याद रखिएगा। पूछेगा कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? रांची, सिवभूम और पलामू कहाँ था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तीनों रहेगा तो तीनों हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था पूछा जाता है कोल विद्रोह? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी, ठीक है। ये कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और इसके नायक कौन थे कोल विद्रोह के? तो सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी, इसलिए लिखे सिंध राय और बिंद राय मानकी, यानी सिंध राय मानकी और बिंद राय मानकी इस कोल विद्रोह के मुख्य नायक थे। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व सिंध राय, या कहीं कहीं देखिएगा सिंह राय देखने को मिलता है, लेकिन सिंध राय ज़्यादा चलता है, मानकी के 12 गांव की जमीन हड़प कर सिखों को दे दिया गया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? कोल विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था? तो विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था, उसके पहले क्या किया था? यहाँ पर उनके 12 गाँव, सिंह राय मानकी के 12 गांव के ज़मीन को हड़प लिया गया था, उसको सिखों को दे दिया गया था, जो इस कारण का मुख्य स्रोत बना था, ठीक है। अब देखिएगा, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुंगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसका इज्जत लूटा गया था? जफर अली के द्वारा। तो ये भी कारण था कोल विद्रोह का, ठीक है। तो ये बाहरी लोग आकर के आदिवासियों को क्या कर रहे थे? उसका ज़मीन छीन रहे थे, उसकी पत्नी को छीन रहे थे, इस कारण कोल विद्रोह के लिए जनजाति लोग यहाँ पर जागृत हो उठे, ठीक है। अब देखिए, कोल विद्रोह को मार्च 1932 में किसने कुचल दिया? ठीक है, मतलब किसने समाप्त कर दिया? कौन सा अंग्रेज ने? लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन विलिंगसन, लॉर्ड विलियमेटिक या कोई नहीं, ठीक है। तो कैप्टन विलिंगसन ने क्या किया? इस कोल विद्रोह को 1932 ईस्वी में दबा दिया। क्या किया? दबा दिया, आधुनिक उपकरण का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे उसका लिखा हुआ डिटेल्स। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह के नायक थे सिंध राय और बिंद राय मानकी। 19 मार्च 1832 को कैप्टन विलिंगसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियों ने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, दबा दिया था। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया? तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया? 1783, 1784, 1785, 1786, ठीक है। तिलका मांझी को कब फांसी दिया गया, ठीक है। सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पे हम कर दिए हैं, नीचे देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका 1785 है, देखिएगा यहाँ पे नोट हमने बना दिया है। तिलका मांझी विद्रोह को तिलका आंदोलन या पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है, याद रखिएगा। तिलका मांझी विद्रोह को तिलका आंदोलन कहा जाता है या पहाड़िया विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1780 से 1785 के बीच संथाल बिहार या झारखंड के ये उस क्षेत्र में चला था, उस क्षेत्र में चला था, ठीक है। तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना क्या थी? तिलका मांझी विद्रोह का प्रमुख घटना क्या था आपको बताना है। 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या करना, 1782 ईस्वी को तीर से मार गिराना, 1782 ईस्वी को अंग्रेजों को मारना, यह सभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? तिलका मांझी विद्रोह की प्रमुख घटना जो थी यहाँ पे 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी क्यूलैंड की हत्या कर दिया गया था, ठीक है। देखिए क्यूलैंड कौन थे उसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी भागलपुर के डिप्टी कलेक्टर डीसी थे, ठीक है। उनका नाम था अगस्ट क्यूलैंड को तिलका मांझी ने अपने तीरों से क्या किया? अपने तीरों से मार गिराया था। और इस नेतृत्व का विरोध तिलका मांझी ने अंग्रेजों के शोषण और ज़मीन हड़पने के खिलाफ किया था। ये क्यों किया था तिलका मांझी ने? तो ये डिप्टी कलेक्टर की जो अगस्ट क्यूलैंड की हत्या की थी वो क्यों किया था? तो यहाँ पे वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था? जो तिलका मांझी के ज़मीन हड़पने का कारण ये सभी कांड हुए थे, ठीक है। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को, यह प्रश्न बहुत बार आया है, आप देख लीजिएगा। तिलका मांझी को किस पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था? साल पेड़, बरगद पेड़, पीपल पेड़ या कोई नहीं, ठीक है। तो तिलका मांझी को किस पेड़ से लटका कर फांसी दिया गया था? तो उस पेड़ का नाम था देखिए बरगद। क्या था? बरगद का पेड़ था। इसके बारे में देखिए हम यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं क्या हुआ था इसमें।
1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर में, ये बरगद का पेड़ कहाँ है, भागलपुर में दिया गया था। ठीक है, भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दिया गया था और वह स्थान आज भागलपुर में तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह स्थान अब क्या है, तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। वह स्थान कहाँ है, भागलपुर में है। भागलपुर में कहाँ, बरगद का पेड़ से दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव गांव में सखुआ का पत्ता घुमाकर किया जाता था। जैसे अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करने वालों को क्या करते थे, जब विरोध करना होता था तो वे क्या करते थे, गांव गांव में सखुआ पत्ता घुमा के विरोध करते थे। तो किसके नेतृत्व में सखुआ का प्रयोग किया गया था यहाँ पर के लिए। ठीक है, तिलका मांझी, सिंधराय मानकी, बिंद्राय मानकी या कोई नहीं। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में संघर्ष का विरोध गांव गांव में सखुआ घुमाकर किया जाता था, तो ये किया गया था आपका, देखिए तिलका मांझी। तिलका मांझी ने ही यहाँ पर शुरू किया था कि यहाँ पे जब भी अंग्रेज का हम लोग विरोध करेंगे तो सखुआ का पत्ता घुमा के करेंगे, कि उनकी ज़मीन जो होती थी वो सखुआ के भू जाती थी। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद तिलका मांझी थे। भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले शहीद कौन थे। ठीक है, तो ये आपका तिलका मांझी है। ठीक है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया, बताना। तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था, भागलपुर, दानापुर, रांची या देवघर। ठीक है, तो तिलका मांझी को बरगद के पेड़ से दिया गया था। ये बरगद का पेड़ कहाँ है, भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर बिहार में है। तो ये उस स्थान पर आपको दिया गया था। ठीक है।